हेलो एवरीवन। मैं मुकेश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अर्बन कॉमर्स पर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2, जिस पार्ट में हम लोग पार्टनरशिप के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप के मीनिंग की। तो पार्टनरशिप इज अ बिजनेस विच हैज बीन कैरीड आउट बाय टू और मोर देन टू इंडिविजुअल्स फॉर सम प्रॉफिट मोटिव। किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए किसी बिजनेस एक्टिविटीज को दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कैरी करते हैं, और जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को वो लोग क्या करते हैं, आपस में बांट लेते हैं। ठीक। पार्टनरशिप के लिए बेसिकली एक अलग से एक्ट बनाया गया, द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप द रिलेशन बिटवीन टू पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल। इस बिजनेस को सभी लोग मिलकर कैरी कर सकते हैं, या उन लोगों के बिहाफ पर कोई एक इंडिविजुअल भी जो है वो बिजनेस को कैरी कर सकता है। बात करते हैं पार्टनरशिप के फीचर्स की। तो सबसे पहले जो इन्होंने बोला कि कम से कम दो या दो से ज़्यादा मेंबर होंगे, इनके बीच में एक एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, कोई कंपल्शन नहीं है कि रिटन एग्रीमेंट ही हो। बिजनेस शुड बी लॉफुल, दैट्स इंपॉर्टेंट। अब दो लोग थे, दो लोगों के दिमाग में आया कि चलो मिलकर जो है, चार लोगों के साथ जो है वो मिलकर जो है वो बैंक लूट लेते हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक अनलॉफुल इलीगल एक्टिविटी है। ठीक है, तो बिजनेस पार्टनरशिप में तभी कंसीडर किया जाएगा जब ये लॉफुल बिजनेस होगा। कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स जो है वो कॉम्पिटेंट हों, मेंटली स्टेबल हों। ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का पार्टनर्स के बीच में जो है वो बंटना ज़रूरी है। स्पेसिफिक रेशियो में बटेगा, और अगर कोई चीज़ पहले से डिसाइड नहीं हुई है तो फिर प्रॉफिट बराबर बांटा जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, नॉर्मली अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो नॉर्मल पार्टनरशिप की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है जहां पर आपके बिजनेस की डेप्ट्स को, लोन को रिकवर करने के लिए आपकी अपनी पर्सनल असेट्स को भी टेक ओवर किया जा सकता है, आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को भी बेचा जा सकता है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, फर्म का पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन आपकी इच्छा पर है, ये इसका कोई कंपल्शन नहीं है कि आप उसका रजिस्ट्रेशन कराएं। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप फर्म का अपने पार्टनर्स के बियॉन्ड एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, फर्म का अपना नाम होता है। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, हर पार्टनर अपनी फर्म की तरफ से एज एन एजेंट वर्क करता है, और उस एजेंट ने जो भी काम किया उसके लिए पूरी फर्म और सारे पार्टनर्स जो है वो लायबल होंगे, जिम्मेदार होंगे। जैसे कि तीन पार्टनर थे ए बी सी, सी ने कोई काम किया जिसकी वजह से फर्म को नुकसान हुआ, बाकी पार्टनर को नुकसान हुआ, तो बाकी पार्टनर ये नहीं कह सकते हैं कि ये सी की गलती थी तो सी ही जो है उसको बियर करेगा, इसको तीनों पार्टनर ही बियर करेंगे, वही पार्टनरशिप है। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ असेट्स, हमारे पास दो पार्टनर थे ए और बी। बी की तबीयत खराब रहने लगी, काफ़ी ज़्यादा एजड हो गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम ठीक है, अब हम अपने लड़के को इसी फर्म में जो है वो शामिल कराना चाहते हैं, तो ये इस पर डिसएग्री कर सकता है। पार्टनरशिप के अंदर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम अपने शेयर को अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को शेयर कर सकें या किसी और को शेयर कर सकें, जब तक कि बाकी पार्टनर की कंसेंट ना हो। कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस, किसी भी पार्टनर के जो है वो डिसकंटिन्यू करने से आपकी जो पार्टनरशिप है वो वाइंड अप कर दी जाती है। आप नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट करिए, नए पार्टनरशिप को जो है स्टार्ट करिए। मैं आगे बात करता हूँ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप की। तो सबसे पहले मेरिट्स की बात करते हैं। तो बड़ा आसान सा फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा कोई जो है वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है नहीं, आपको कोई एग्रीमेंट वगैरह जो है वो बनाना कंपलसरी नहीं है, रिटन रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है कराना, तो बड़ा आसान फॉर्मेशन है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, जब सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो हम अकेले होते हैं और अकेले में जल्दबाजी में हम गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे तो जो डिसीजन होगा वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो सकता है। चूँकि एक से ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा लोग जब मिलकर साथ आएंगे तो पैसा भी ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा फंड्स यहाँ पर एक्यूमुलेट होंगे। रिस्क भी अब शेयर हो सकता है। सोल प्रोप्राइटर के शिप के अंदर कि हम सारा रिस्क खुद से वहन करते थे, अब वो रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा, तो एक के ऊपर जो है वो बर्डन रिस्क का कम आएगा।
पांचवी चीज़ सीक्रेसी मेंटेन रहेगी। जो भी चीज़ है वो पार्टनर्स आपस में रखेंगे, उसको पब्लिक में डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अपने बिजनेस के सारे मैटर ऑफ अफेयर्स पूरी तरीके से सीक्रेट रख सकते हैं। नाउ कम्स टू डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की कुछ कमियां भी हैं। सबसे पहली चीज़ तो अनलिमिटेड लायबिलिटी, जहां पर बिजनेस के लोन्स को रिकवर करने के लिए हमारी अपनी पर्सनल एसेट्स को टेक ओवर किया जा सकता है। वो हमारी सबसे पहली अनलिमिटेड लायबिलिटी हुई। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, किसी भी बिजनेस के पार्टनर के साथ कोई अगर जो है वो मिस हैपनिंग हो गई या वो बिज़नेस में कंटिन्यू नहीं कर पाया तो उसकी वजह से हमारा जो पार्टनरशिप है उसे वाइंड अप करना पड़ेगा। अगर हम बिज़नेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमें नया एग्रीमेंट बाकी पार्टनर्स के साथ बनाना पड़ेगा। ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा विचार होंगे, ज़्यादा राय होंगी, तो उसमें कन्फ्लिक्ट्स के चांसेस भी बने रहते हैं। और कन्फ्लिक्ट्स तब और हो सकते हैं जब एग्रीमेंट रिटन ना हो। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, चूँकि कोई भी चीज़ हम पब्लिक में डिस्क्लोज करने के लिए बाउंड नहीं है, तो ऐसे में पब्लिक हमारे बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होती। लिमिटेड रिसोर्सेज, मैं कंपनी का कंपैरिजन में बात करूं तो यहाँ पर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पार्टनर ही बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ऐसे में हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो भी लिमिटेड होंगे। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की। तो जनरली 4 तरीके की पार्टनरशिप बोली गई है, टाइम के बेसिस पर और लाइबिलिटी के बेसिस पर। तो टाइम के बेसिस पर पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल मतलब जब तक हम चाहें तब तक पार्टनरशिप चलेगी। इसमें कोई टाइम डिफाइन नहीं है कि पार्टनरशिप कितने समय के लिए करी गई है। जब तक पार्टनर्स की इच्छा है, जब तक पार्टनर्स का आपस का रिलेशन अच्छा है, जब तक हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, तब तक हम बिजनेस को चलाएंगे। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, कोई ऐसी पार्टनरशिप जो कि किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई गई थी, ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, टाइम पूरा हुआ, तो वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, बंद कर दी गई, तो वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। लाइबिलिटी की बेसिस पर बात करें तो जनरल पार्टनरशिप, नॉर्मल पार्टनरशिप, जहाँ पर सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। नॉर्मल पार्टनरशिप आपकी जनरल पार्टनरशिप ही होती है। और दूसरा आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है, ठीक है। तो ये 4 तरीके की पार्टनरशिप होती है। आगे बात करता हूँ टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की। तो हमारे पास कुछ अलग अलग तरीके के पार्टनर्स हैं। एक्टिव पार्टनर है, स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर है, नॉमिनल पार्टनर है, माइनर पार्टनर है। नॉमिनल पार्टनर को ही 2 पार्ट्स में किया गया है, पार्टनर बाय स्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर है जो पूरी तरीके से बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर करता है और डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, वो एक्टिव पार्टनर कहलाता है। इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और लोग इसके बारे में जानते हैं। दूसरा आपका डोरमेंट पार्टनर है या फिर स्लीपिंग पार्टनर है, ठीक है। डोरमेंट पार्टनर की मैं अगर बात करूं तो डोरमेंट पार्टनर कौन? डोरमेंट पार्टनर आपका वो पार्टनर है जिसको कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट कर देना है, बाकी ये यूजुअली बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। प्रॉफिट लॉस में इसकी हिस्सेदारी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लोग इसके बारे में जानते हैं, बट ये बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक। तीसरा है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर बेसिकली वो पार्टनर है जो कि ना तो बिजनेस में किसी तरीके का कोई कंट्रीब्यूशन करता है, ना ये प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सेदारी लगता है, ना इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी रखता है, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर बेसिकली वो पार्टनर है जिसने कुछ ऐसी कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया या ऐसी कोई एक्टिविटी कर दी जिसकी वजह से इसको पार्टनर मान लिया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको पार्टनर मान लिया जाता है, ठीक। नॉमिनल पार्टनर को ही 2 हिस्सों में करा गया है, पार्टनर बाय स्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। चलो सबसे पहले इतनी को डिस्कस करते हैं, पार्टनर बाय स्टॉपल। पार्टनर बाय स्टॉपल का मतलब जहां पर मान लेते हैं हमारी फर्म है ये और फर्म को कुछ पैसे की ज़रूरत थी, फर्म ए के पास गया, ए ने ये पैसा देने से अभी मना कर दिया। फर्म ने कहा कि ये मिस्टर जेड है जो कि मार्केट में इनकी बड़ी अच्छी पोजीशन है, फर्म ने इस तरीके से प्रिडिक्ट किया, या फर्म ने नहीं, जेड चूँकि जो है ए के बहुत अच्छे दोस्त थे, जेड ने कहा कि मैं
इस फर्म का पार्टनर हुआ। ऑल्दो जेड फर्म के पार्टनर नहीं है, लेकिन जेड ने ए से क्या कहा कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ। इन्होंने अपने आप को दिखाया कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, इन्होंने अपने खुद वो चीज़ बात कही। तो उस बेसिस पर, उस रिलायबिलिटी पर जो है ए ने इसको लोन दे दिया। ठीक, जेड की वजह से ए ने फर्म को लोन दिया। अब अगर उस लोन को रीपे करने में कोई दिक्कत आती है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मिस्टर जेड रिस्पॉन्सिबल होंगे। और यहाँ पर जेड एज अ पार्टनर बाय स्टॉपल माने जाएंगे इस फर्म के। पार्टनर बाय स्टॉपल, जहाँ पर एक इंडिविजुअल अपने आप को अपने स्टेटमेंट के थ्रू एक फर्म का पार्टनर जो है वो दिखाता है, शो करता है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट थोड़े हद तक सिमिलर है, बट क्या मेजर डिफरेंस है? यहाँ पर जेड ने जो है वो खुद से कहा था स्टॉपल के अंदर, सेम वही सिचुएशन है, फर्म को पैसे की ज़रूरत है, ए के पास पैसा है और जेड की अच्छी पोजीशन है और दोस्त भी हैं ए और जेड। तो फर्म ने बोला कि जेड हमारे पार्टनर हैं हमारी फर्म के। जेड ने इस बार नहीं बोला कि मैं इसका पार्टनर हूं फर्म का, लेकिन फर्म के किसी पार्टनर ने या पार्टनरशिप फर्म ने ए और जेड की प्रेजेंस में ये कहा कि जेड हमारे जो है वो पार्टनर हैं फर्म के। जेड ने इस पर किसी तरीके का कोई डिक्लाइन नहीं किया, जेड ने मना नहीं किया, ये इस बात पर किसी तरीके का जो है वो कोई रिजेक्शन नहीं किया। तो ऐसे में ए ने मान लिया कि ठीक है, जेड इस फर्म के पार्टनर है और ए ने फिर लोन दे दिया। तो इसको बोलेंगे होल्डिंग आउट, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, यहाँ पर इन पार्टनर ने या जेड ने किसी भी तरीके से, ना ये एक्चुअल पार्टनर थे, ना इन्होंने कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करी थी, ना ये पार्टिसिपेट करते थे, ना इन्होंने कोई प्रॉफिट लॉस में हिस्सा लेना था, लेकिन इनकी वजह से एक जो है वो लायबिलिटी फर्म के ऊपर आ गई और उस लायबिलिटी के लिए ये भी जो है वो बाउंड है, अनलिमिटेड लायबिलिटी इनकी है। ठीक है, तो ये कहलाए आपके पार्टनर्स बाय स्टॉपल एंड होल्डिंग आउट। स्टॉपल जहाँ पर थर्ड पार्टी खुद अपने आप को पार्टनर डिपिक्ट करती है और होल्डिंग आउट जहाँ पर वो थर्ड पार्टी डिक्लाइन नहीं करती है कि मैं पार्टनर हूँ। फिर एक होते हैं सीक्रेट पार्टनर, जो कि इस इमेज में मेंशन नहीं है। सीक्रेट पार्टनर बेसिकली कौन थे? सीक्रेट पार्टनर वो थे जिन्होंने पैसा तो लगाया लेकिन जो पब्लिक की इमेज में खुद से नहीं आएंगे। वो पैसा भी लगाते हैं, प्रॉफिट लॉस में भी हिस्सा लेते हैं, ठीक है, प्रॉफिट लॉस में भी हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी है, लेकिन लोगों की नज़रों में, लोगों के नज़र में वो नहीं होते, वो सीक्रेट पार्टनर कहलाते हैं। फिर एक है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर द वन हुज एज इज़ नॉट 18, जिसने अभी 18 की एज अचीव नहीं करी है, और ये सिर्फ प्रॉफिट में पार्टनर माना जाता है। जब तक ये 18 साल का नहीं हो जाता, मेजर एज अचीव नहीं कर लेता, तब तक इसको लॉसेस में जो है वो हिस्सा नहीं होता, इसका लॉसेस में हिस्सा नहीं होता, उसकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। ये वही पार्टनर्स हैं जिसके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया, एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, यहाँ पर सीक्रेट आ गया, नॉमिनल, स्टॉपल एंड होल्डिंग आउट। ठीक है, इनके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया था। मैं बात करता हूँ थोड़ा सा डिटेल से माइनर पार्टनर के बारे में। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट, अ माइनर में बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप इन द बेनिफिट्स. So while the minor will not be a partner, he will enjoy all the benefit. So while the minor will not be a partner, मतलब जब तक वो मेजर नहीं हो जाता, जब तक 18 की एज अचीव नहीं कर लेता, तब तक उसको फर्म के सारे बेनिफिट मिलेंगे, उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, बट उसकी लाइबिलिटी जो होगी लिमिटेड होगी। कुछ राइट्स हैं, माइनर विल ऑब्वियसली हैव द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, बट ही इज़ नॉट लाइबल फॉर एनी लॉसेस बियॉन्ड हिज इंटरेस्ट इन द फर्म। उसको लॉसेस में हिस्सा नहीं शेयर करना। सो अ माइनर्स पर्सनल असेट्स कैन नॉट बी लिक्विडेटेड टू पे ऑफ द फर्म्स लाइबिलिटी। ठीक है, ही कैन ऑल्सो लाइक एनी अदर पार्टनर इंस्पेक्ट्स द बुक, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है। इफ नेसेसरी ही कैन स्यू एनी और ऑल द अदर पार्टनर्स फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और बेनिफिट्स, वो दूसरे पार्टनर्स पर केस कर सकता है। अ माइनर पार्टनर ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट, जब वो मेजॉरिटी मतलब 18 की एज का हो जाता है, हैज़ द राइट टू बिकम अ पार्टनर, वो फर्म का पार्टनर बन सकता है। ही हैज़ 6 months फ्रॉम अटेनिंग मेजॉरिटी टू डिसाइड इफ ही विल एग्जीक्यूट हिज राइट। उसके पास 6 महीने होते हैं 18 साल की एज को अचीव करने के बाद कि वो पार्टनर रहेगा या नहीं। अगर वो रहेगा, डिसाइड टू बिकम अ पार्टनर, ही should give a public notice for the same.
तो लाइबिलिटी क्या है माइनर पार्टनर की? आफ्टर टर्निंग 18 द माइनर पार्टनर कैन चूज टू बिकम अ पार्टनर ऑफ द फर्म बट ही मे चूज नॉट टू बिकम अ पार्टनर। दोनों ही सिचुएशन होती है। इन दिस केस अ माइनर पार्टनर हैज़ टू गिव अ पब्लिक नोटिस अबाउट दिस डिसीजन एंड द नोटिस हैज़ टू बी गिवन विद इन 6 months ऑफ गेनिंग अ मेजोरिटी। 18 साल की एज के अचीव करने के 6 महीने के अंदर ही आपको बता देना होगा पब्लिक नोटिस में कि आप बन रहे हो पार्टनर या नहीं। इफ सच अ नोटिस इज नॉट गिवन इवन आफ्टर 6 months देन द माइनर पार्टनर विल बिकम लाइबल फॉर ऑल एक्ट्स डन बाय द अदर पार्टनर। ठीक है, और अगर ये सारी चीज़ें वो नहीं करता तो फिर उसको एज अ पार्टनर मान लिया जाएगा और बाकी के जो भी पार्टनर जो भी चीज़ें करते हैं उसके लिए ये भी लाइबल होंगे। He should the minor partner choose to become a partner, he will be liable to all the third parties for the acts। मतलब बाकी पार्टनर जो भी काम करते हैं उसके लिए वो पूरी तरीके से लाइबल है। If he becomes full time partner, he will be treated as a normal partner and have all the liabilities of one। His share of profits and property of the firm will remain the same as it was when he was minor partner। तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और प्रॉपर्टी उतनी वैसी ही रहेगी जैसे कि जब वो माइनर पार्टनर था। अगला टर्म आ जाता है पार्टनरशिप डीड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि डीड का मतलब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बनाना आपके लिए कंपलसरी है बट रिटन हो या ओरल हो इट्स अप टू यू। तो डीड क्या है? बेसिकली इट्स अ रिटन एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर। जब पार्टनरशिप फॉर्म होती है तो पार्टनर्स आपस में एक रिटन एग्रीमेंट बना सकते हैं टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट के चांसेस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, इसमें सारी शर्तें सारी कंडीशंस वो रखेंगे कि फ़र्म का नाम क्या है, फ़र्म का एड्रेस क्या है, हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, बियॉन्ड द प्रॉफिट क्या पार्टनर्स को कोई दूसरा सैलरी बोनस कमीशन वगैरह मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा तो कितना % है, क्या हम नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं, अगर एडमिट करेंगे तो क्या तरीका होगा, अगर फर्म से पार्टनर कोई रिटायर हो रहा है जा रहा है तो उसको पेमेंट करने के उसके सेटलमेंट के क्या तरीके होंगे। तो ये एक क्लैरिटी लाता है। डीड बेसिकली क्या होता है? डीड जो है अगर हम बना के रखेंगे तो हमारे चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट्स काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं। फिर है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपल्सरी दो एन अनरजिस्टर्ड फॉर्म सफर्स फ्रॉम सर्टन डिसेबिलिटीज। Registration by itself does not create a partnership. It's not only a reliable evidence and afford protection to others. ठीक है, पार्टनर्स कम टुगेदर बाय वे ऑफ पार्टनरशिप डीड। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है लेकिन हाँ, रजिस्ट्रेशन से आपके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। ठीक, रजिस्ट्रेशन कैन बी डन एट एनी टाइम बाय फिलिंग एन एप्लीकेशन इन द फॉर्म a statement giving necessary information to the registrar of the firm, necessary fields have to be paid। तो रजिस्ट्रार के बाद पास जो है हम एक डिज़ायर्ड फॉर्म फिल करेंगे और फीस पे करेंगे और हमारा फर्म को रजिस्टर करेंगे। सच एन एप्लीकेशन और स्टेटमेंट शैल कंटेन द नेम ऑफ द फर्म। उसके अंदर क्या होगा? फर्म का नाम होगा, हेड ऑफिस होगा हमारा, द नेम और द अदर प्लेस वे द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस। अगर कोई दूसरी ब्रांचेस हैं तो उन ब्रांचेस का एड्रेस होगा। द डेट ऑन विच ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म। फर्म के पार्टनर्स की ज्वाइनिंग डेट हम मेंशन करेंगे। नेम एंड फुल परमानेंट एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ द फर्म इफ सो। ठीक है, ऑल द पार्टनर्स have to sign the application and partners may authorize an agent to sign on his behalf। तो सारे पार्टनर्स उसको साइन कर सकते हैं या पार्टनर्स के बिहाफ पर कोई दूसरा पर्सन भी उसको साइन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान? इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो अ पार्टनर कैन नॉट sue द फर्म और एनी पार्टनर्स टू enforce राइट्स अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। मतलब बेसिकली कोई पार्टनर जो है वो किसी दूसरे पार्टनर के ऊपर या फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकता। एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट sue थर्ड पार्टी टू enforce अ राइट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बेसिकली यही है कि कोई अनरजिस्टर्ड फर्म किसी तरीके का कोई केस नहीं कर सकती किसी थर्ड पार्टी पर। अनरजिस्टर्ड फर्म और एनी ऑफ इट्स पार्टनर कैन नॉट हैव अ राइट ऑफ सेट ऑफ इन अ प्रोसीडिंग इनिशिएटेड बाय थर्ड पार्टी to enforce a right arising from a contract। Third parties can file suit against the firm or any। अब तीसरी कोई भी पार्टी, अगर हमारी फर्म अनरजिस्टर्ड है तो कोई बाहर का पर्सन हमारे ऊपर केस कर सकता है लेकिन हम बाहर के पर्सन के ऊपर केस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन
रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बनी रहती हैं. हाउएवर द राइट्स ऑफ द पार्टनर्स हु हैव नो प्लेस फॉर द बिजनेस इन इंडिया, द राइट्स ऑफ अ पार्टनर टू सू, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट इट बी, इनको छोड़िए. अब रजिस्ट्रेशन अगर हो गया तो आपको क्या फ़ायदे हैं. द मेजर एडवांटेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ दैट द पार्टनर ऑफ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कैन सू द को पार्टनर्स एंड एज वेल एज द फर्म इन केस ऑफ डिस्प्यूट. ठीक है, तो अगर हमारी फर्म जो है वो रजिस्टर्ड है तो एज अ पार्टनर हम अपनी फर्म को या बाकी पार्टनर्स के ऊपर केस कर सकते हैं. द रजिस्टर्ड फर्म कैन ऑल्सो sue थर्ड पार्टी एज वेल एज एनी ऑफ इट्स पार्टनर इन इट्स ओन नेम. फर्म अपने नाम से किसी बाहर के पार्टी को या अपने किसी पार्टनर के ऊपर केस कर सकती है. द थर्ड पार्टी हु हैव डीलिंग्स विद द फर्म कैन sue द फर्म टू इन्फोर्स देयर क्लेम अगेंस्ट द फर्म. द इनकमिंग पार्टनर कैन इन्फोर्स हिज राइट अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्टनर्स रादर देन रिलाइंग ऑन द ऑनेस्टी ऑफ को पार्टनर्स. तो अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ है और उसको किसी तरीके की कोई शिकायत है तो बाकी पार्टनर्स पर रिलाई ना करके वो कोर्ट में जा सकता है. A partner is entitled to sue for the dissolution of the firm on the accounts of a dissolved firm or to कोई भी पार्टनर फर्म को डिसॉल्व करा सकता है. एंड द रजिस्टर्ड फर्म इज एंटाइटल्ड टू क्लेम टैक्स बेनिफिट. और इनकम टैक्स के थ्रू कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो बेनिफिट्स भी आपको रजिस्ट्रेशन के बाद मिलते हैं. With this, we are coming to the end of this very interesting partnership topic. Thank you for watching, guys. Do like and subscribe this video, please. It's a urge, it's a request. And for more videos, please like our channel on Facebook. हमारे Facebook चैनल को भी आप जो है वो लाइक कर सकते हैं. YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.